तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी नई वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन भाटी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इंडियन क्लासेस इन्फो में। आज बहुत दिनों बाद फिर से एक नई वीडियो के साथ वेलकम बैक हुआ है मेरा। इसके लिए आपको हुई असुविधा के लिए मुझे खेद है। आज की हमारी वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले सभी छात्र व छात्राओं के लिए बहुत ही खास होगी, और ख़ासकर जिन बच्चों ने दिल्ली पुलिस में फॉर्म फिल किया है वो तो ये वीडियो देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और इस वीडियो में मैंने 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में भी आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन कि कंप्यूटर के आविष्कारक जनक पिता कौन है। अब क्वेश्चन एक है और टॉपिक कई बनेंगे इसमें। देखो, कंप्यूटर के उसको आविष्कारक बोल दो, जनक बोल दो, पिता बोल दो, बात एक ही है। एक टॉपिक तो यहाँ हो गया कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है तथा इनका जन्म तथा मृत्यु कब हुई थी। आज तक आपने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है कि कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज हैं। लेकिन उनका जन्म कब हुआ? उनका जन्म बेटा 1791 में हुआ और उनकी मृत्यु 1871 में हुई, यानी टोटल 80 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। अब थोड़ा सा और बताता हूँ इनके बारे में कि इनका जो लिविंग पैलेस था, यानी जो रहने का स्थान था, वो इंग्लैंड था। ये भारत के नहीं थे, इंग्लैंड के थे। थोड़ा सा और बताता हूँ क्लियर। ऑक्यूपेशन जो व्यवसाय था चार्ल्स बेबेज जी का, वो मैथ के टीचर थे। क्या थे? मैथ के टीचर थे। तो तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज और उनका जन्म सन 1791 में और मृत्यु 1871 में हुई। 80 साल की टोटल उम्र में उनका निधन हुआ और उनका जो रहने का स्थान इंग्लैंड था और ऑक्यूपेशन यानी उनका व्यवसाय मैथ के वो अध्यापक थे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारत में कंप्यूटर का जनक कौन है तथा प्रथम भारतीय कंप्यूटर कौन सा है। अब तक तो आप पढ़ते आ रहे हैं कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर, विश्व का प्रथम कंप्यूटर पढ़ते आ रहे हैं ना, लेकिन आज पढ़ेंगे भारत का प्रथम कंप्यूटर। तो इसमें भी दो टॉपिक बनते हैं हमारा। सबसे पहला टॉपिक है भारत में कंप्यूटर का जनक कौन है। तो भारत में जो कंप्यूटर का जनक है वो आज भी विक्रम साराभाई हैं। ये बार्क जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है BARC, इसका टोटल मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है। भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर, इसी के द्वारा इस कंप्यूटर को तैयार किया गया था। प्रथम भारतीय कंप्यूटर जो था वो सिद्धार्थ था। सुपर कंप्यूटर तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर है, लेकिन हमारे भारत का कंप्यूटर जो प्रथम कंप्यूटर है वो क्या है? सिद्धार्थ है। क्लियर आ गया होगा समझ में ये दूसरा क्वेश्चन भी, कि भारत में प्रथम कंप्यूटर का जनक विक्रम साराभाई और बार्क संस्थान था जिससे ये तैयार किया गया था। बार्क यानी फुल फॉर्म उसका भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर। और प्रथम भारतीय कंप्यूटर जो था वो कौन सा था? सिद्धार्थ था। क्लियर है। अब उसके बाद हम चलते हैं, अपना अगला प्रश्न है हमारा, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर प्रोसेसर कौन सा है। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर प्रोसेसर जो है, देखो इसमें मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं, इंटेल, जेब्रोनिक्स, शक्ति और नन। वैसे भी आप बहुत समझदार हैं, पिक्चर से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी फिर भी बता देता हूँ कि भारत में जो प्रथम निर्मित कंप्यूटर प्रोसेसर था, कंप्यूटर प्रोसेसर का मतलब आप समझ रहे हैं, जो कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाता है, कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, प्रोसेसर, वो कौन सा था। ठीक है, इसमें पूरे विश्व की बात नहीं हो रही है, विश्व में प्रथम कंप्यूटर प्रोसेसर की बात नहीं हो रही है। बात जो हो रही है वो भारत में प्रथम निर्मित कंप्यूटर प्रोसेसर की हो रही है। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा शक्ति। ठीक है, जो राइट आंसर है हमारा शक्ति। और वैसे भी हमारे देश में 2 ही चीज बहुत पावरफुल है बेटा, एक शक्ति पावर और दूसरी भक्ति, इसीलिए इसका नाम यहाँ पे शक्ति है।
पावरफुल जो हमारा कंप्यूटर का जो प्रथम प्रोसेसर है वो कौन सा है, शक्ति। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारत की प्रथम ई कॉमर्स साइट कौन सी थी? दिल्ली पुलिस के लिए या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। भारत की प्रथम ई कॉमर्स साइट कौन सी थी? तो देखो इसमें आज की डेट में देखते हैं हम कि अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, याहू हो गया, लेकिन जो भारत की प्रथम जो ई कॉमर्शियल साइट थी जिस पे हम अपनी चीज़ों को सेल तथा परचेज कर सकते थे, यानी ई कॉमर्शियल साइट क्या है पहले ये समझ लें थोड़ा। ई कॉमर्स साइट वो होती है जिन पे हम किसी भी चीज़ की खरीदारी कर सकें या किसी भी चीज़ को बेच सकें, सेल एंड परचेज वाला सिस्टम। ठीक है, तो हमारे इंडिया का जो सबसे पहली ई कॉमर्स साइट थी, आज भी है पहले भी थी, वो हमारी ये वाली ऑप्शन नंबर सी यानी रेफिफ.com वाली थी। जैसे आज अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ये जितने भी हैं ये सर्चिंग ई कॉमर्शियल साइट है, लेकिन हमारे इंडिया की जो सबसे पहली साइट है वो कौन सी है, रेफिफ.com। क्लियर हो रहे हैं बेटा क्वेश्चन सारे के सारे? यदि किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, भूमि, परिवहन, जायदाद आदि घर बैठे बैठे बैंकों के साथ पैसे का लेन देन तथा अपने अकाउंट आदि के विषय में सभी आवश्यक जानकारी को प्राप्त करना संभव है। यानी हम घर बैठे बैठे अपनी भूमि का, अपने वाहन का, अपनी जायदाद का, जमीन का तथा बैंक के पैसे का लेन देन का, अपने अकाउंट का, सभी प्रकार की जानकारी किसके द्वारा ले सकते हैं? ये ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, 3 हैं। तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा हम ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? तो ई कॉमर्शियल साइट तो मैंने बता दी थी आपको। ई कॉमर्स साइट का तो आप समझ में आ ही गया होगा, वहाँ ओनली हम क्या करते हैं, सेल एंड परचेज का काम करते हैं। आय प्रशासन, प्रशासन में आप समझ ही रहे होंगे प्रशासन के सारे वर्क होते हैं, इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता है। तो ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा वो ई बैंकिंग होगा। ई बैंकिंग के तहत हम अपने सारे के सारे इस प्रकार के कार्य को कर सकते हैं, चाहे वो भूमि का हो, परिवहन का हो, हमारी जायदाद जमीन का हो, या हमारे पैसे का लेन देन का हो, या हमारे अकाउंट की स्टेटमेंट का हो। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? क्वेश्चन पूरे के पूरे समझ में आ रहे होंगे। और बाकी फिर भी कोई दिक्कत है तो फिर दोबारा से कहता हूँ कि आप कमेंट करके बताना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है बेटा, सी डैक का पूरा नाम क्या है? अब पहले ये समझ लें कि सी डैक है क्या। सी डैक को मैंने यहाँ पे समझा दिया है, बाकी फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र सी डैक आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन है। सी डैक के विभिन्न क्षेत्रों की उत्पत्ति अलग अलग समय पर हुई है। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो मैं दोबारा से अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि सी डैक एक ऐसी संस्था है जो सारे के सारे सरकारी परीक्षाओं को हैंडल करती है। अपने इनके बने हुए वेब ब्राउज़र भी हैं। जैसे कि आप CCC के लिए जाएंगे तो CCC में आप जब पेपर देने जाएंगे तो वहाँ उनका एक सेफ ब्राउज़र है जो इस परीक्षा को कराता है। और परीक्षा को कराने के बाद आपको जो प्रमाण पत्र मिलता है, मैं CCC की बात कर रहा हूँ, CCC में भी जो प्रमाण पत्र मिलता है वो किस कंपनी का होगा? वो 2 ही कंपनी का होगा, या तो नाइलेट का होगा या सी डैक का होगा। जितनी भी सरकारी परीक्षाएं हो रही हैं हमारे भारत में, ज़्यादातर जो हैंडल करता है वो सी डैक ही करता है। सी डैक एक सेफ ब्राउज़र भी है और एक संस्था भी है। अब समझ में आ गया होगा क्लियर? तो यहाँ जो ये मैंने समझा दिया सी डैक के बारे में। बाकी सी डैक की फुल फॉर्म पूछी है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सी डैक, या सी डैक का पूरा नाम क्या है। तो सी डैक का जो पूरा नाम है वो तुम्हारा है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, सी डैक का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित है? यानी मेन ऑफिस की बात करी जा रही है। तो मेन ऑफिस मुंबई में है क्या, कोलकाता में है, पुणे में है, या चेन्नई में है? तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी होगा कि सी डैक का मुख्यालय जो है वो स्थापित है पुणे में। ठीक है, पुणे में स्थित है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं कि सर्च इंजन है
सर्च इंजन क्या है उसके बारे में यहाँ विशेषताएं बतानी है। अब सर्च इंजन की तीनों चीज़ें हमने यहाँ क्लियर कर ली हैं, 3 ऑप्शन हमारे पास हैं, बाकी हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो इनमें से कोई नहीं है। तो पहला ऑप्शन मैं बताता हूँ कि सर्च इंजन क्या है। जैसा कि आप ये पिक्चर में देख भी रहे होंगे, बहुत सारी पिक्चर्स आपको यहाँ दिखाई दे रही होंगी इस तरीके से। सर्च इंजन क्या है, ये सारे के सारे सर्च इंजन हैं, ठीक है। सर्च इंजन के बारे में बताते हैं कि वह विशेष क्रियाओं जो वेबसाइट खोलने के लिए अपनाई जाती हैं, क्या वह सर्च इंजन है? ऑप्शन नंबर बी है विशेष वेबसाइट जो उपयोग कार्यकर्ताओं द्वारा टाइप किए गए शब्दों तथा वाक्यांशों में मिलती जुलती वेबसाइट तथा वेब पेज को खोलती है। ऑप्शन नंबर सी है वह विशेष क्षेत्र जो वेबसाइटों के लिए निर्धारित है। तो सर्च इंजन है क्या? देखो बिल्कुल क्लियर समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कि गूगल आप देख रहे हैं, आज भी हम गूगल यूज़ करते हैं। मोस्टली हमारे इंडिया के 80 से 90% लोग आज गूगल यूज़ कर रहे हैं। यदि हमें किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो हम किसको सबसे पहले सर्च करते हैं? गूगल पे सर्च करते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि सर्च इंजन जो गूगल है वो क्या है, किस प्रकार से काम करता है, क्या उसकी विशेषताएं हैं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा वो बी सही होगा। कैसे सही होगा? विशेष वेबसाइट, वेबसाइट का मतलब समझ रहे हैं, जैसे www.samsung.com NDTC, जो उपयोग कार्यकर्ताओं का मतलब हो गया जो उसको यूज कर रहे हैं, जिसको यूजर्स बोला जाता है, द्वारा टाइप किए गए शब्दों, यानी यूजर्स के द्वारा टाइप किए गए कोई भी वर्ड जो हमने सिस्टम में टाइप किए हैं, तथा वाक्यांश या कोई भी एक्सप्लेनेशन से मिलती जुलती वेबसाइट तथा वेब पेज को खोजती है। यानी जैसे कि हमने कोई भी चीज़ सर्च करने की कोशिश की, मैं आपको एक फॉर एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि हमने गूगल पे जाके हमने सर्च किया कि सैमसंग मोबाइल फ़ोन रेट इन इंडिया, तो हम हो गए यूजर और हमने जो टाइप किया डेटा वो हमारा शब्दों का वाक्यांश हो गया, और उनसे मिलती जुलती जानकारी तथा वेबसाइट को खोलना ये सर्च इंजन का काम है और यही सर्च इंजन है। क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, ठीक है। यही सर्च इंजन है, यानी जो भी चीज़ हमने टाइप की है उसके बारे में हमें बताना, उसके बारे में वेबसाइटों को खोलना और उसके बारे में हमें फाइनली जानकारी देना, यानी फाइनली आउटपुट देना, यही सर्च इंजन है और यही सर्च इंजन का काम है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, जब कंप्यूटरों का समूह बिना किसी तार के कम दूरी में एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? यानी जब एक कंप्यूटर और दूसरा कंप्यूटर बस थोड़े ही क्षण की दूरी में एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक ये कंप्यूटर है और एक ये कंप्यूटर है, 2 कंप्यूटर हमारे पास हैं और दोनों कंप्यूटर की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, यहाँ से यहाँ तक की। तो इन दोनों कंप्यूटरों की जुड़ने की प्रक्रिया यानी कनेक्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इन दोनों कंप्यूटरों की कनेक्ट होने की प्रक्रिया हमारी लोकल एरिया नेटवर्क कहलाती है। क्या कहलाती है? लोकल एरिया नेटवर्क। सारे के सारे प्रश्न आपको क्लियर हो रहे होंगे, और यदि कोई भी प्रश्न क्लियर नहीं हो रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, मैं उस प्रश्न को दोबारा से क्लियर करने की कोशिश भी करूँगा, कमेंट बॉक्स में क्लियर करूँगा, ठीक है। ठीक है, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा हमारा, कंप्यूटर में कितने प्रकार की चुंबकीय डिस्क होती हैं? तो चुंबकीय डिस्क दोनों मैंने यहाँ दर्शाने की कोशिश की है, बहुत मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने के लिए, काफ़ी देर से मशक्क़त के बाद ये तैयार हुई है आप लोगों के लिए। तो यदि आप में से कोई भी छात्र या छात्राएं ऐसी हैं, कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ कर लेना, ताकि आने वाली और भी अपडेटिंग वीडियो आपको मिलती रहें, इसी प्रकार की जानकारी आपको प्रॉपर मिलती रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं, कंप्यूटर पर कितने प्रकार की चुंबकीय डिस्क होती हैं? तो देखो 2 प्रकार की चुंबकीय डिस्क हमारे कंप्यूटर में मिलती हैं, सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क और सेकंड हमारी हार्ड डिस्क। ये दोनों की दोनों ही मैग्नेटिक डिस्क हैं, बिना मैग्नेट के नहीं चलेंगे, ठीक है। अब फ्लॉपी डिस्क क्या है? देखो फ्लॉपी डिस्क को मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। फ्लॉपी डिस्क ये तो कॉम्पैक्ट डिस्क है जिसको आप देख रहे हैं, सीडी को फ्लॉपी डिस्क मत समझ लेना, ठीक है। सीडी है, ये कॉम्पैक्ट डिस्क है, लेकिन कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी जिसमें फिट हुई हाई है वो हमारी फ्लॉपी डिस्क है। क्लियर है फ्लॉपी डिस्क का? अब हम सेकंड पे आते हैं, ये हमारी हार्ड डिस्क है। भाई कंप्यूटर में जितनी भी चीज़ें स्टोर करते हैं वो हार्ड डिस्क में तो होती हैं,
रैम में होती है वो मान लिया मैंने, लेकिन रैम का क्या है, तुम्हारे कंप्यूटर में जैसे ही लाइट चली जाए या तुम शट डाउन कर दो अपने सिस्टम को तो रैम से सारी चीज़ें उड़ जाती हैं। लेकिन तुमने एक बार कोई भी चीज़ परमानेंटली सेव कर दी तो वो कहाँ सेव रहती है, वो हार्ड डिस्क में सेव होती है। दोनों की दोनों ही मैग्नेटिक डिस्क हैं, यानी चुंबकीय डिस्क हैं, चुंबकीय डिस्क। तो क्लियर हो गया होगा। इसमें भी दो टॉपिक थे, कंप्यूटर में कितने प्रकार की चुंबकीय डिस्क होती हैं ये क्लियर हो गया, और चुंबकीय डिस्क कौन कौन सी होती है ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। ठीक है, चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की पदार्थ की परत होती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो राइट आंसर है हमारा सोडियम पेरोक्साइड। राइट आंसर जो होगा सोडियम पेरोक्साइड, यानी आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, इसी की परत होती है। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। भारत में प्रथम इंटरनेट सेवा प्रदान की, यानी भारत में सबसे पहले किसने इंटरनेट की सेवाएं प्रदान की। तो ज़्यादा देरी नहीं लगाएंगे इसमें, देखो बिल्कुल जानी पहचानी सारी की सारी एजेंसी हैं, BSNL ने, सत्यम इन्फो ने, वोडाफोन ने, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आपके माइंड में आ रहा है कोई क्वेश्चन, जैसे कि मैं क्वेश्चन बोलूँ तो आप आंसर को बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लिया करो कि हो सकता है मेरा ए है, हो सकता है मेरा बी है, यानी अपने आप को भी आप यहीं चेक कर सकते हैं कि मेरा कौन सा आंसर है। तो जिनका आंसर नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है बेटा, BSNL ने ही सबसे पहले भारत में प्रथम इंटरनेट की सेवाएं प्रदान की थी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 20 क्वेश्चन है सारे के सारे, और सभी क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर लेना। ठीक है, और पढ़ाने का तरीका बताना किस प्रकार से समझ में आ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। आपकी कमेंट से ही पता लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की कमेंट आती है, सर कुछ बताते भी हैं कि सर वॉइस क्लियर नहीं थी या सर वीडियो क्लियर नहीं थी, तो मैं फिर उस पर कोशिश करता हूँ आगे से सही सुधार करने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। भारत सरकार के निजी कंपनियों को इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने की अनुमति कब दी गई। जो निजी कंपनी थी, जो पर्सनल कंपनी थी, उनमें इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने की अनुमति कौन सी सन में दी गई थी। 4 नवंबर 1997, 4 नवंबर 1998, 4 नवंबर 1999, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, 4 नवंबर 1997। ठीक है, आप सभी टिक कर लेना, माइंड में भी सोचा करो फटाफट से कि कौन सा हो सकता है। जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो सारे के सारे बिल्कुल माइंड लगा लिया करो कि इसका ये हो सकता है। बेशक गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप कोशिश करा करो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है कि कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं। ये तो मैंने कई बार पहले भी करा दिया है ना। IC चिप किसके द्वारा बनते हैं, माइंड लगाओ थोड़ा। क्रोमियम से बनते हैं, आयरन ऑक्साइड से बनते हैं, सिल्वर से बनते हैं, सिलिकॉन से बनते हैं। तो जिन बच्चों ने पहली मेरी वीडियो देखी है वो बिल्कुल उनको क्लियर समझ में आ गया होगा किससे बनते हैं, सिलिकॉन से बनते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त जितनी भी IC चिप होती हैं ना, यानी मदरबोर्ड में जितनी भी चिप कनेक्टेड होती हैं वो सारी की सारी सिलिकॉन से बनी हुई होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। टैली से आप समझ में आ रहा होगा ना, यानी टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। नेटवर्किंग में किया जाता है क्या, संचार के लिए किया जाता है, या अकाउंटिंग के लिए किया जाता है, DTP में किया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बोल्ड भी हो रहा है, वो वाला ऑप्शन मैंने कर रखा है। टैली का जो टैली हुआ, मार्ग हुआ, बिजी हुआ, यानी जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं उन सबका काम क्या होता है, ओनली अकाउंटिंग का होता है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी खींच रहा हूँ। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। CDA का तात्पर्य है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CDA। ठीक है, CDA है क्या ये भी देख लो बेटा। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल तो घर की डिज़ाइन में किया जाता है तथा साथ साथ मैकेनिकल काम में, जैसे मशीनों की डिज़ाइन और ड्राइंग बनाने में भी किया जाता है। इसका इस्तेमाल अधिकतर इंजीनियरिंग पढ़ने वाले छात्र करते हैं, या फिर ग्राफिक्स डिजाइनिंग, विजुअल डिजाइनिंग सीखने वाले। यानी क्लियर शब्दों में मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो CDA जो है वो कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग कोर्स है।
ठीक है, जितने भी बच्चे डिजाइनिंग की सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो सीडीए कर लें। क्लियर है? तो इसका जो आंसर होगा हमारा कौन सा होगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है कि जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो जब एक ही कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर का पीछे भी हमने एक क्वेश्चन कर लिया है। जब एक ही कंप्यूटर में 2 यानी डबल प्रोसेसर को फिट किया जाए तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाती है। पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाती है। आप ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट कर लेना। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ORG का और .com का संबंध किस क्षेत्र से है? यानी सबसे पहले तो ये देख लें कि ORG और .com ये दोनों की दोनों चीज़ें हैं क्या? ठीक है, ORG और .com से तो समझ में सभी को आ रहा होगा, पॉपुलर डोमेन है। ये दोनों के दोनों ही डोमेन है। ठीक है, जो वेबसाइट के लास्ट में परचेज करके लगाए जाते हैं। तो ORG और .com ये दोनों के दोनों डोमेन है हमारे। और मैंने यहाँ पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि जो हमारा ORG है वो किसी भी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस वेबसाइट में यूज होता है, और जो .com है वो हमारा बिजनेशियल वेबसाइट में यूज होता है। जैसे हमें अपनी कोई भी बिजनेशियल वेबसाइट देखनी है, बिजनेस से संबंधित कोई भी साइट देखनी है, तो उसमें हम .com यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया था एक उदाहरण के हिसाब से www.samsungmobilephonesinIndia.com इस प्रकार से डालेंगे तो सैमसंग का मतलब हम बिजनेस के लिए पर्पज से कर रहे हैं ना, ऑफिशियल यूज हुआ, लेकिन वो भी एक प्रकार का बिजनेस है, क्योंकि आज भी मोबाइल फ़ोन से बहुत सारे लोग बहुत सारा बिजनेस कर रहे हैं। और ORG का मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, यानी एक प्रकार के संगठन हो गए। जैसा कि आप पिक्चर में समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि एक बंदा खड़ा हुआ है, बाकी के अपने सारे बंदों को ट्रेन कर रहा है कि इस तरीके से हम लोगों को वर्क करना है। ये ऑर्गेनाइजेशंस हो गया। ठीक है, तो संगठन हो गया ये। और ये वेबसाइट जो .com है वो बिजनेशियल साइट हो गई। क्वेश्चन नंबर 18 भी क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? अब मॉडेम से आप समझो कि मॉडेम है क्या। मॉडेम वही है जिससे हम कंप्यूटर में इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं। उसी के बारे में ये पूछ रहा है कि उसका पूरा नाम क्या है। उसका पूरा नाम यहाँ पे मॉड्यूलेटर डेमोलेशन है, या मॉड्यूलेटर डेमोलेटर है, या मॉड्यूलेटर डिस्कशन है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपने माइंड में लगा के देखो, फिर भी क्वेश्चन को सेट करके देखें जरूर। और जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा मॉड्यूलेटर डेमोलेटर। ठीक है, मॉडेम का जो होगा मॉड्यूलेटर डेमोलेटर। मो से मॉड्यूलेटर हो गया और डेम से डेमोलेटर हो गया। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर लास्ट पे चलते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है कि ईमेल लिखना किसके समान है? तो ईमेल लिखना किसके समान है? फ़ोन पर बातें करना। तो ये तो क्लियर है, फ़ोन पे बातें करना ईमेल लिखना समान तो है नहीं। पत्र लिखना, पैकेज भेजना, या तस्वीर भेजना। तस्वीर भेजना बिल्कुल ही अलग है, पैकेज भेजना, किसी को पैकेज भेजना वो भी अलग है। तो इसका जो राइट आंसर हो सकता है वो कौन सा हो सकता है? ईमेल भेजना जो एक समान है वो पत्र लिखने के समान है। और मैंने यहाँ एग्जाम्पल के लिए यहाँ तुम्हें समझाने की कोशिश भी की है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे। देखो, इसी प्रकार से डियर फादर, अपने पिता के लिए हमने यहाँ पत्र लिखा है और उनको बोला है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इसी प्रकार से पहले पत्र लिखे जाते हैं। आज की डेट में डिजिटल ज़माना हो गया है, तो इसीलिए आज ईमेल होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये 20 के 20 प्रश्न बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे, और मैंने समझाने की ज़्यादातर कोशिश भी की है कि आपके माइंड में सही से बैठे। और फिर भी यदि कोई दिक्कत रही है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहा है, तो मैं ये नहीं कहता कि सारे टीचर सब बिल्कुल ही परिपूर्ण हैं। बेटा कहीं मिस्टेक होती भी हैं, तो उनके लिए क्षमा याचना भी चाहता हूँ। और आप मुझे बता भी देना कमेंट करके कि कहाँ पे कैसी दिक्कत हुई है। कमेंट जरूर करना, आपकी कमेंट से मुझे थोड़ा साहस भी मिलता है। ठीक है, अच्छा बना है तो भी, बुरा बना है तो भी। तो ठीक है, अब हम अपने वीडियो का अंत करते हैं। हमारे 20 के 20 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी कैंडिडेट हैं जो देख रहे हैं वीडियो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के अपने दोस्तों को भी एक बार शेयर करें, ताकि ये वीडियो बाकी के सभी ज़रूरतमंद लोगों को पहुँचे। ठीक है, तो विराम लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।